जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस टॉपिक में। तो आज हम देखेंगे हमारे हिस्ट्री का, यानी कि आज के जो वीडियो है उस वीडियो में हम हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है उस बारे में और चैप्टर 1 यानी कि उसके पहले अध्याय के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके बारे में जो उपयुक्त कथन है उनके साथ और उसमें जो कॉन्सेप्ट होती है क्योंकि हिस्ट्री का जो चैप्टर होता है एक एक चैप्टर वो 10-10 15 पेज का लंबा चैप्टर होता है, तो वो किसी एक वीडियो में कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। तो उसको मैं कोशिश करूँगा 3 से 4 वीडियो में पूरा कंप्लीट करने की, ठीक है। तो ये है हिस्ट्री चैप्टर 1 और एनसीईआरटी में इस अध्याय का नाम है ईंट मन के अस्थियाँ, यानी कि जो हमारा एनसीईआरटी किताब है जो कि भारत सरकार के माध्यम से जारी किया जाता है, वहाँ पे एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम है ईंट मन के अस्थियाँ। लेकिन जो मेरे पास किताब है वहाँ में उसका नाम है प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। बात दोनों एक ही है, बस अलग अलग तरह से बताया गया है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ईंट मन के अस्थियाँ, तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ से ईंट प्राप्त हुए हैं। मन के जो कि मिट्टी के बने बर्तन होते हैं उनको मन का कहा जाता है, और अस्थियाँ जहाँ की मानव कंकाल तंत्र और मानव का जो खोपड़ी होता है वो चीज़ वहाँ से ज़्यादा प्राप्त हुआ, इसलिए इस चैप्टर का नाम ईंट मन के और अस्थियाँ रख दिया गया है। अब जो मेरे पास बुक है उसमें नाम है प्रारंभिक नगरों की कहानी। तो प्रारंभिक नगरों की कहानी ऐसी है कि जो भारत में प्रारंभिक नगर थे, सबसे प्रारंभ नगर थे, ये भारत के बारे में पढ़ा जाएगा जो भी इतिहास है। तो जो भारत में प्रारंभ नगर थे उनकी कहानी बारे में पढ़ा जाएगा, और है हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में ये कहानी पढ़ी जाएगी। तो समझते हैं हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। सबसे पहले समझते हैं कि हड़प्पा है कहाँ। आखिर कोई सभ्यता होती होगी तो वो जब भारत में है तो भारत के नक्शे में कहीं ना कहीं तो होगी। तो भारत के नक्शे में जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है देखिए, तो जो भारत का नक्शा है वो ऊपर से ऐसा है, और ये हमारे अभी अभी भारत का नक्शा है। यहाँ पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान तो 1947 से पहले यह दोनों देश तो एक ही हुआ करते थे, और यह सभ्यता बहुत पुरानी है। तो जो हड़प्पा की सभ्यता है उसका मेन जो क्षेत्र होता है, जैसे हमारे मान लीजिए अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमारे बिहार है, तो बिहार की सभ्यता है, तो बिहार की एक लिमिटेशन है कि बिहार यहाँ पे है, ठीक है। उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता जी उसी का एक चित्र होना चाहिए या फिर उसका एक एरिया होना चाहिए कि वो पहले हड़प्पा सभ्यता है कहाँ, इस बात को समझते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता आधुनिक पाकिस्तान और भारत में ही भारत के नक्शे में है, जो कि बीच से ये अलग हो चुका है। हड़प्पा सभ्यता अगर आपके पास प्रश्न कुछ इस प्रकार आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता का अभी भारत के किन किन राज्यों में बसा हुआ है हड़प्पा से, या फिर किन किन राज्यों में उसका विस्तार है, तो आप यहाँ देख ही सकते हैं यहाँ कौन कौन से राज्य हैं। तो यहाँ नीचे राज्य है राजस्थान, गुजरात, फिर यहाँ पे हरियाणा भी है, पंजाब भी आते हैं, और पाकिस्तान के और सारे भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई ये पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो अभी किस राज्य में है, तो आप उनको आसानी से बता सकते हैं। एक बार आप भारत का नक्शा देखेंगे फिर यहाँ से पता कर लेंगे। यहाँ पे राजस्थान है, नीचे गुजरात है, यहाँ पे फिर यहाँ पे हरियाणा आ जाता है, फिर यहाँ पे पंजाब आ जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह के करके बता सकते हैं। तो अब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता है क्या। तो सबसे पहले जहाँ जैसे मान लीजिए अभी बिहार है, बिहार में रह रहे हैं आदमी, जब बिहार में मान लीजिए कुछ भूकंप आ जाए या फिर कोई और सुनामी आपदा आ जाए और उससे 100 साल बाद 500 साल बाद जब दोबारा वहाँ व्यक्ति को अगर कोई कुछ मिलता है तो उन चीज़ों को वो और गहराइयों तक खोदेगा तो उसको और जानकारी मिलेगी,
तो वहाँ उसको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे पहले लोग रहते थे। तो इसी तरह भारत के इन इलाकों में जब रेलवे बिछाई जा रही थी, रेल का काम चल रहा था, तो यहाँ खुदाई की गई थी। जब खुदाई की गई थी यहाँ बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुए, ठीक है। जब वह बहुत सारे वस्तुएं प्राप्त हुए तो लोगों को लगा कि नहीं, यहाँ एक सभ्यता बसती है। और यह जो सभ्यता थी यह सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ से एक सिंधु नदी निकलती है, ठीक है, सिंधु नदी। सिंधु नदी निकलती है, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। तो सबसे पहले इसमें कहा किया गया था, सबसे पहले एक हड़प्पा ये सिंधु घाटी सभ्यता में एक नगर है जिसका नाम है हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज की गई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका हड़प्पा सभ्यता का दो नाम है, एक हड़प्पा नाम है और एक सिंधु घाटी सभ्यता नाम है। तो दोनों नाम किस किस आधार पे है ये आपको पता चल गया होगा कि यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और यह चूंकि ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता में पहली बार हड़प्पा नगर की खोज की गई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा नगर भी, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। इतना चीज आपका क्लियर हो गया है। और यह जो है करीब 5000 साल पुरानी सभ्यता है। ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये 5000 साल पुरानी सभ्यता है। 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता। ये जो मैं मुख्य पॉइंट जो बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, इसे आप नोट करते चलेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव जो वीडियो आएगा उसमें आप फटाफट जवाब दे सकते हैं। आप ये नोट कर सकते हैं, फिर ये नोट कर लीजिए सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता। इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, ये अभी भारत में किस राज्य में है, भारत के किन किन राज्यों में है, ठीक है। इसमें एक बात और है कि यह विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। यानी कि जब पूरी दुनिया में सिर्फ 4 सभ्यता थी, वो उनमें से एक थी। यानी कि मान लीजिए यदि आपके गांव में 4 लोगों के पास मान लीजिए आपके गांव में सिर्फ 4 बाइक है और एक बाइक उनमें से आपके पास है। उसी तरह यहाँ भी है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी यह विश्व के 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी, ठीक है। तो यह सभ्यता काफी पुरानी सभ्यता थी। और ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता के बहुत सारे अलग अलग नगर हैं। अब हम हड़प्पा सभ्यता के जो कुछ प्रमुख नगर है, जो हड़प्पा सभ्यता में जो प्रमुख नगरें हुए जहाँ से अलग अलग वस्तुएं प्राप्त हुई, उनके बारे में जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो भी प्रमुख नगर हुआ करते थे उसकी जानकारी देखते हैं। जैसे हड़प्पा में सबसे पहले नगर का कौन सा नगर खोज किया गया था जिसके नाम पर हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया, तो हड़प्पा में सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई थी, हड़प्पा नाम को नगर की खोज की गई थी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कोई सा भी जिला हो, जैसे मान लीजिए पटना जिला है, तो पटना जिला में पटना तो पूरा पटना होता है, लेकिन पटना का एक केंद्र होता है जो पटना कहलाता है, ठीक है। तो उसी तरह से ये पूरी हड़प्पा सभ्यता है और हड़प्पा सभ्यता में एक नगर का नाम है हड़प्पा। उसी तरह और भी नगर हैं, मोहनजोदड़ो, लोथल, आलमगीरपुर, रंगपुर, कालीबंगान, रोपर, चनहुद्रो इत्यादि, ठीक है। तो ये हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख नगर थे। हमने हड़प्पा सभ्यता का परिचय देख लिया, हड़प्पा सभ्यता के परिचय में हमने जान लिया। अब हड़प्पा सभ्यता में आगे जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में और भी क्या चीज़ हो सकते हैं, जैसे पुरातत्व वगैरह वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो ये जो भी हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं उनको आप कॉपी में नोट करते चलिए, जिसको आप फेयर बनाना कहते हैं या फिर नोट बनाना कहते हैं, आप इससे साथ ही साथ बनाना चलिए। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको सीधे एग्जाम में
मिलेगी ये चीज़, ठीक है। क्योंकि मैंने 2023 में इंटर, इस बार जो एग्ज़ाम हुआ इंटर का, मैंने उसमें एग्ज़ाम दिया है और मेरा उसमें 408 नंबर आया है, और हिस्ट्री में मेरा 86 नंबर आया है मेरा हिस्ट्री में। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जिसका 86 नंबर हिस्ट्री में आ सकता है, वो हर चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करके और बिल्कुल सरल भाषा में समझा पाऊंगा, ठीक है। यदि आप इनमें से किसी भी चीज़ पर आपका कोई डाउट है तो उसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, ठीक है। तो ये हो गया हड़प्पा सभ्यता का परिचय। अभी तक मैंने जो भी जानकारी दी थी वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया है। हड़प्पा सभ्यता का एक परिचय मात्र दिया है। अब उसके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अब जानते हैं, अभी इसमें कुछ परिभाषाएं या फिर जो कुछ मुख्य बिंदु होते हैं उनको साथ में लेकर चलते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार लगभग पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट जो निकल के आया है वो ये है कि पुरातत्व क्या होता है। जो हमारे पार्ट में सबसे पहले जो चैप्टर में आया था, प्रारंभिक नगरों की कहानी और हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व, यानी कि पुरातत्व होता क्या है। पहले चैप्टर का नाम मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि चैप्टर का नाम था प्रारंभिक नगरों की कहानी और हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। तो पुरातत्व होता क्या है, आइए पुरातत्व के बारे में हम जानकारी लेते हैं। पुरातत्व के बारे में जो बोर्ड पर लिखा हुआ है उससे जानने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो जीवन में पुरातत्व होता है उसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहीं घर बनते देखा हो, या फिर मिट्टी को मतलब मिट्टी जहाँ कटती है वो आपने अक्सर गाँव वगैरह में देखा ही होगा। तो जब घर बनाने के लिए लोग गड्ढा खोदते हैं तो घरों के नीचे कोई बर्तन प्राप्त होता है। हो सकता है किन्हीं को कहते हैं कि हमको सोने का लोटा मिला है, या फिर कपड़ा ऐसा मिलता है जो कि ज़मीन के नीचे रह के भी मतलब खराब नहीं होता है, सड़ता नहीं है वो। तो वही पुरातत्व कहा जाता है। पुरातत्व एक विज्ञान है, साइंस है। इसे हमने हिस्ट्री में बिगाड़ी रख दिया, यह साइंस होना चाहिए था, मजाक कर रहा हूँ। तो पुरातत्व क्या है, यहाँ वही है जो ज़मीन के नीचे से हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उसी को प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही पुरातत्व कहा जाता है, ठीक है। सिंपल सी भाषा में आप इतना समझ सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं जो हमारे पुस्तक में है, और जिसे मैंने पर्सनली मैंने लिखा है, जिस किताब को पढ़ के उसके ऊपर 10 बार 5 बार एनालाइसिस करके उसके बाद मैंने ये डेफिनेशन परिभाषा बनाया है। तो देखते हैं, पुरातत्व वह विज्ञान है, यानी पुरातत्व क्या है, तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई वस्तुओं की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में खुदाई किया जाता है। पुरातत्व एक क्या है, विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में खुदाई कर, यानी कि जब हम घर बनाते हैं या फिर कोई और काम करके मिट्टी की खुदाई करते हैं, तो मिट्टी की खुदाई कर पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई, यानी कि जो जमीन के नीचे छिपी हुई दबी हुई चीज़ों की खोज कर। जैसे मान लीजिए अभी तलवार हर किसी के घर में नहीं होगा, लेकिन पहले क्या होता था, तलवार हर किसी के घर में हुआ करता था। तो यदि किसी को तलवार प्राप्त होता है तो इससे यह संकेत मिलता है कि जो पहले ज़माने के लोग थे, जो यहाँ जिस धरती पर खुदाई की गई है वो तलवार रखा करते थे। इस बात का वो प्रमाण होता है। इस तलवार का उपयोग वो युद्ध में किया करते होंगे या फिर अपनी सुरक्षा के लिए वो इसका उपयोग करते होंगे। तो इससे पता चलता है उनके भौतिक जीवन का, यानी कि अभी हमारे भौतिक जीवन में क्या है, हम तलवार लेके घूमते हैं। अभी तलवार का ज़माना नहीं है, क्योंकि अभी लोग उतना लड़ाई वगैरह नहीं करते हैं। थोड़ा तो मैं बोला बोली हो जाता है, ये ठीक है, लेकिन लड़ाई अब नहीं होता है। अभी सरकार ही ऐसे नियम कानून बना देते हैं कि लोग उसी के पीछे अपने खुद का जीवन लगा देते हैं। कमाने खाने में लड़ाई करने के किसी के पास फुर्सत ही क्या ही है, ठीक है। तो जो सरकार का मुद्दा है, पॉलिटिक्स है, हम उनमें भी आएंगे, उसका भी मुझे अच्छा जानकारी है। और जो जैसे अभी क्या है कि पूरे भारत में है, मैं सिर्फ बिहार की नहीं बात कर रहा, पूरे भारत में भी भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। हम उसके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले टॉपिक पे आता है। तो टॉपिक में सबसे पहले क्या देखा आपने कि पुरातत्व क्या है,
तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई वस्तुओं की खुदाई कर, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो वस्तु होती है उसकी खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी कि अतीत के लोग जो अपना जीवन बिताते हैं, जैसे हम लोगों के भौतिक जीवन में भी कौन कौन सी वस्तु है जो हमारे हर रोज काम में आता है। जैसे अभी हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल हमारे हर रोज काम में आता है। बाइक है, कार है, स्कूटर है, टीवी है, मोटर है, पाइप है, ये वो। जैसे मान लीजिए अभी पाइप है, पाइप हम इस्तेमाल करते हैं, अचानक से मान लीजिए भूकंप आ गया, कुछ हो गया, लोग दब गए, तो पाइप जो 100 साल 200 साल बाद जो लोग खुदाई करेंगे और पाइप प्राप्त होगा, मोटर प्राप्त होगा, उनको मोबाइल प्राप्त होगा, तो उससे वो क्या अंदाजा लगाएंगे अभी से 100 साल बाद या फिर 500 साल बाद, 2000 साल बाद, कि लोग मोबाइल का उपयोग जानते थे, लोग मोबाइल चलाते थे, लोगों ने मोटर का आविष्कार कर रखा था, तो ये 100 साल बाद प्राप्त होगा। उसी तरह यहाँ भी हमें जो 5000 साल पहले जो बातें थी उस तो 5000 साल पहले के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान हमें प्राप्त होता है पुरातत्व से ही। ठीक है, विज्ञान पर आधारित होने के कारण यह विश्वसनीय एवं अंतिम साधन है। यानी कि ये जो पुरातत्व है यह विज्ञान पर आधारित है, साइंस पर बेस्ड है। यानी कि इसके पीछे क्या होता है, साइंस भी इस चीज़ को प्रूफ करता है कि यह चीज़ वास्तविक में है। तो विज्ञान पर आधारित होने के कारण यह विश्वसनीय है, यानी कि विश्वास करने के योग्य, इस पर विश्वास किया जा सकता है, एवं अंतिम साधन है। इसके बाद हमारे पास लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त करने का और कोई साधन है ही नहीं। ठीक है, जैसे जो लोग तलवार मिली हमें जमीन की खुदाई करते हुए, तो तलवार मिली तभी तो हम लोगों के भौतिक जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त कर पाए कि लोग युद्ध के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। और ऐसा दूसरा कोई रास्ता तो है नहीं जिससे हम पता कर पाएंगे कि लोगों को तलवार क्यों इस्तेमाल किया करते थे। तो यह विज्ञान पर आधारित होने के कारण यह विश्वसनीय एवं अंतिम साधन है। ठीक है, इसके अंतर्गत सिक्के, खंडहर, अभिलेख व स्मारक इत्यादि आते हैं। यानी जब वस्तुओं की खुदाई होती है तो हर प्रकार की वस्तु प्राप्त होती है। तो उस समय जो वस्तु प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई थी सिक्के, यानी पहले ज़माने में तो सिक्के ही चला करते थे, नोट तो थे नहीं। तो सिक्के, स्मारक, यानी कि जिन लोगों ने जो घर बना रखा है घर का अवशेष प्राप्त होता है उसी को स्मारक कहा जाता है। खंडहर, यानी कि कोई बहुत बड़ा सा बिल्डिंग हो या फिर कुछ भी हो तो उसको खंडहर कहा जाता है। अभिलेख, यानी कि किसी भी वस्तु का प्रमाण प्राप्त होता था वो अभिलेख में आते हैं। ये सब चीज़ें प्राप्त होती है, और भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं जिनका चर्चा हम आगे की चीज़ों में करते चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया कि पुरातत्व होता क्या है। हमारे चैप्टर में ही नाम था हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। तो पुरातत्व के बारे में हमने जान लिया कि पुरातत्व क्या होता है। ठीक है, और जो व्यक्ति पुरातत्व की खोज करता है वो पुरातत्व वेदा कहलाता है। जैसे पुरातत्व क्या है, एक प्रक्रिया है, एक विज्ञान है, और जो इसको खोज करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने खोज किया कि जमीन के नीचे तलवार है, तो वो ये प्रक्रिया कहलाएगी पुरातत्व। और लेकिन जो खोज करता होगा, जो इस चीज को कर रहा होगा, उसको क्या कहेंगे हम, पुरातत्वविद। ठीक है, उनको हम कहेंगे पुरातत्वविद। सॉरी, पुराविद होगा, पुराविद। पुरातत्व का इंग्लिश का नाम है आर्कियोलॉजी, और जो इसके खोजकर्ता कहलाएंगे इंग्लिश उसको कहेंगे आर्कियोलॉजिस्ट। जैसे साइंस साइंटिस्ट, उसी तरह आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो पुरातत्व एक प्रक्रिया है। और आगे हम हड़प्पा सभ्यता के खोज की कहानी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार शुरुआत हुई, और यह इसमें बीच बीच में पहले किन किन, जैसे कोई भी काम होता है तो सबसे पहले उसके लिए अलग अलग चीज़ें, उसके विभाग की स्थापना की जाती है। जैसे अपने मंत्रिमंडल में देखा होगा हर एक विभाग का अलग अलग होता है।
श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, अलग अलग विभाग होते हैं। उसी तरह से 15 जनवरी 1784 को कलकत्ता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1784 में और विलियम जोन्स के द्वारा की गई। अब ये एशियाटिक सोसाइटी क्या होता है? तो एशियाटिक जो सोसाइटी होती है ये अलग अलग विभागों पर नज़र बनाए रखती है और अलग, जैसे शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुरातत्व विभाग, अलग अलग विभागों के ऊपर नज़र रखती है। ये इनका अध्यक्ष होती है, इनके ऊपर होती है, ठीक है। तो पूछा जाएगा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 15 जनवरी 1784 को। और कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 1861 ईस्वी में। कब? 1861 ईस्वी में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की यानी कि हुई या फिर की गई। तो ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न हमेशा आता है कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? तो भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई 1861 ईस्वी में, ठीक है। और कनिंघम को इसका डायरेक्टर नियुक्त किए गए, यानी कि जो कनिंघम थे, कनिंघम एक व्यक्ति का नाम है, अधिकारी का नाम है, जो कि पुरातत्व विभाग का सबसे पहला डायरेक्टर था, अध्यक्ष था, या फिर जो उसको मेन कहा जा सकता है वो, ठीक है। तो 1861 में इसकी स्थापना हुई। तो ये खोज की कहानी है। खोज बहुत आगे जाके हुई। पहले इस पे जब रेल लाइनें बिछाई गई थी उसके बाद ये बिछाई गई तो वो चीज़ें प्राप्त हुई। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी वो 1921-22 के दशकों में आकर के हुई थी, ठीक है। अब हिस्ट्री क्या क्लास है? ये कोई हिंदी का क्लास है नहीं जो मैं हर चीज़ लिख दूंगा, लेकिन जो जो चीज़ें जरूरी हैं उनको मैं जरूर लिख दूंगा। बाकी जो कहानी है वो मैं आपको बोल करके डाउट क्लियर कर दूंगा। और मैं जो भी चीज़ें इस पे लिखते जाता हूँ आप भी उसको लिखते चलिए और नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। आपको यदि आप यहाँ ध्यान से पढ़ाई करते हैं बिल्कुल, तो आपको कहीं भी कोचिंग ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है। आपको 80-90 नंबर लाने की, सिर्फ इतिहास में 80 से 90 नंबर लाने की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा ही 86 नंबर आया है। मैं बिना किसी कोचिंग ट्यूशन यानी कि कहीं कोचिंग वगैरह मैंने नहीं पकड़ा था, क्योंकि आप लोग जानते ही है कि उतना अच्छे टॉपर्स के लिए पढ़ाई यहाँ हमारे बिहार में उपलब्ध है ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले 1826 ईस्वी में ईस्वी में हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मैसन ने किया। यानी कि कोई भी टीला है उसका उल्लेख किया था चार्ल्स मैसन ने, लेकिन उस चीज़ का खोज किसी और व्यक्ति ने किया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई टीला है या फिर कहीं कुछ भी है, तो ये हम सिर्फ देख सकते हैं कि वो चीज़ वहाँ पे है, लेकिन यदि उसकी खोज नहीं हुई थी तो उसका खोज हुआ तो बहुत ही बाद में, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी को पता है कि वो चीज़ वहाँ पे है, लेकिन उसमें क्या क्या है, कितनी कहाँ पे है, कितनी अंदर है, नीचे, ये चीज़ उसको पता नहीं थी। तो 1826 में हड़प्पा टीले का जो उल्लेख किया था वो चार्ल्स मैसन ने किया था। इसका खोज हुआ था बहुत बाद, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए और साथ ही साथ नोट करते चलेंगे तो आप बेहतर रहेगा। कोई डाउट हो तो डाउट आप बार बार मैं कह रहा हूँ आप कमेंट में मुझे बता दीजिए।
तो अब देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, कब की थी। ठीक है, देखते हैं। तो अभी हम अब देखते हैं कि किस व्यक्ति ने किस नगर की खोज की। जो कौन सा नगर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, और जो उस नगर की खोज की गई वो किस वर्ष की गई। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये जो चीज़ें हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ है हमारे पास हड़प्पा नगर। जो हड़प्पा नगर है हड़प्पा सभ्यता में, यह हड़प्पा सभ्यता की खोज, ये हड़प्पा नगर जो है वो किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा की खोज जो की गई थी वो हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और ये हड़प्पा नगर के खोजकर्ता कौन थे, तो हड़प्पा नगर के जो खोजकर्ता थे वो थे राय बहादुर दयाराम साहनी जी, या फिर इनको दयाराम साहनी भी कह सकते हैं। इनका नाम काफी लंबा चौड़ा है, राय बहादुर दयाराम साहनी, ये काफी लंबा नाम है। इनका शॉर्टकट नाम है दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी। फिर उसी तरह अगला नगर है मोहनजोदड़ो नगर, और मोहनजोदड़ो नगर सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, मोहनजोदड़ो नगर सिंधु नदी के किनारे है। और जो मोहनजोदड़ो नगर की खोज की गई थी वो मोहनजोदड़ो नगर की खोज की गई 1922 ईस्वी में, और इसके खोजकर्ता थे राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी थे। ठीक है, और जो अगला नगर है वो है सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर नगर का नाम है, प्रमुख नगर है। और ये जो जिस नदी के किनारे अवस्थित है उसका नाम है दास्क नदी। दास्क नदी के किनारे अवस्थित है। और सूतकांगेडोर नगर की खोज हुई थी 1927 ईस्वी में। इसके खोजकर्ता है ऑरेंस्टीन, जो कि अंग्रेज व्यक्ति थे। अगला नगर है चनहुद्रो। चनहुद्रो नगर जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज हुई थी 1931 ईस्वी में। और इनके जो खोजकर्ता है वो है NG मजूमदार। ठीक है, अगला जो नगर है वो नगर है कालीबंगान नगर। ठीक है, यह बहुत ही मुख्य नगर है, यहाँ से बहुत सारी महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। कालीबंगान नगर यह सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है, जिसको शायद अभी जो कहा जाता है वो घाघरा नदी कहा जाता है। ठीक है, तो कालीबंगान किस नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे है। कालीबंगान की खोज हुई थी 1953 ईस्वी में। ठीक है, और जो 1953 में खोज हुई, और इसके जो खोजकर्ता थे वो थे ब्रजवासी लाल जी। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको कभी कभी जैसे मोबाइल चला रहे हो गैलरी में जाइए, तुरंत देख लीजिए एक बार में, दिमाग में घुस गया, एक सप्ताह बाद फिर देख लीजिए उसी फोटो को, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा आसानी से। एक एक चीज़ों को बिल्कुल सरल तरीके से समझाऊंगा, एक बार में समझ जाओगे। ठीक है, वो एक डायलॉग है ना कि अंजलि तुम मुझे भूल जाओ मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, या फिर इस तरह का डायलॉग है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो उसी तरह से मैं इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि तुम भूल जाओ ऐसा हो नहीं सकता, नहीं कहते हैं ना, तुम याद ना हो ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं इतनी सरल भाषा से समझाऊंगा कि तुम्हें याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के टॉपिक में हमने कवर किया कि हड़प्पा सभ्यता का परिचय को हमने देख लिया। फिर हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी देखी, कि हड़प्पा सभ्यता खोज की कहानी में पहले किस विभाग की स्थापना की गई थी, इसका डायरेक्टर कौन था वगैरह। हड़प्पा सभ्यता का परिचय देखे। अब हमने देख लिया कि हड़प्पा सभ्यता में जो मुख्य नगर थे उसके खोजकर्ता कौन कौन से व्यक्ति थे। तो आज के इस क्लास सेशन में इतना ही। बाकी जो इस चैप्टर का और भी टॉपिक बनता है वो मैं अगले वीडियो में कल अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर आप कल देख सकते हैं। ठीक है, तो और आपसे कोई आप क्या कीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लाइए, जो वीडियो में पढ़ाई चले वो मैं लाइव पढ़ाना चाहता हूँ कि लाइव में आप में डाउट्स को मुझसे तुरंत ही पूछ सकते हैं, तो मैं उस चीज़ को तुरंत ही बता सकता हूँ। जैसे अब 10 बच्चों ने कमेंट कर दिया कि उन 10 को इस चीज़ में डाउट है, तो उनके लिए 10 बार वीडियो बनाना पड़ेगा, जो अगला वीडियो होगा वो
ऐसे आप लाइव में बता देंगे तो मैं तुरंत ही उस चीज़ को डाउट को आप क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।